नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। शाहूपोखर में शव बरामद। एक दिन पहले एक व्यक्ति ने लगा दी थी छलांग। बेटे ने कहा अस्पताल जाने की बात कहकर निकले थे घर से। स्नैक्स गोदाम से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। आर्मी कैंप के बगल में चल रहा था कारोबार। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आम से खास जनों तक ने किया योगाभ्यास। कचहरी में लगाए गए शिविर। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के शाहूपोखर में मंगलवार को एक व्यक्ति के डूब जाने से सनसनी फैल गई। पूरे दिन स्थानीय लोगों के साथ एसडीआरएफ की टीम उसे तलाशती रही। अंधेरा होने तक कामयाबी नहीं मिली। बुधवार की सुबह एसडीआरएफ की टीम ने फिर से पहल किया। कुछ ही देर में पोखर से एक व्यक्ति का शव निकला। मृतक की पहचान स्थानीय भारत माता गली के नुनफर मोहल्ला निवासी 60 वर्षीय श्यामल दास के रूप में हुई है, जो पेशे से हलवाई था। घटना के संबंध में मृतक के पुत्र चिंटू ने बताया कि परसों सुबह तबीयत ठीक नहीं होने की बात कहकर उसके पिता सदर अस्पताल जाने के लिए घर से निकले थे। आज सुबह सूचना मिली कि पोखर से निकला शव उसके पिता का है। जानकारी मिलते घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसटीएमसीएच भेज दिया है। कल परसों घर से कल सुबह निकले, रात भर थे, भोरे निकले 5 बजे। बोले के जा रहे डॉक्टर दिखाएंगे। उसके हम ठीक है जल्द चल जाइएगा, हम आएंगे। तो बाद में पोखरी वाला मालूम चला, तो सुबह में आके दूसरा आदमी देर कर गए। उसके बाद फिर हम अभी जा रहे थे वहाँ पर ही सदर में। तो बाद में एक आदमी बोला कि पापा तुम्हारा डेट कर दे। तनाव में थे क्या? हाँ, कुछ तनाव में थे? हाँ, कुछ तनाव में थे। पारिवारिक तनाव था? नहीं, तनाव नहीं था, मतलब तबियत खराब था, झगड़ा लड़ाई था। आप लोग खोज किए थे इनका? हाँ किए, तो अभी तो जा रहे थे सदर में। बोला कि जा रहे सदर में, इसी के लिए अभी जा रहे थे। एक आदमी बोला कि पापा तुम्हारा डेट कर गए, तो वही हम आए। अक्सर यहाँ हादसा होने का मतलब कि समझिए कि परमानेंट यहाँ सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब परमानेंट लोग यहाँ आके मतलब इस तालाब को सुसाइड पॉइंट बनाए रखे हैं। हमेशा लोग आते हैं यहाँ अपने मतलब कि निजी कारणों से अपना घर में झंझट करते हैं कि क्या होता है, ये सीधे सुसाइड पॉइंट सीधे बनाए। यहाँ के लोगों को लिए जीना मुश्किल हो गया है। अब हम लोग इस पर हमेशा आवाज़ उठाते हैं कि शाहूपोखर पर कम से कम तालाब का पानी कम होना चाहिए। इसके लिए सारे आला अधिकारी इधर से गुजरते कोई संज्ञान नहीं लेते। हम लोग बराबर इस बात को हमेशा कहते हैं कि सर कम से कम पानी का तालाब इसका कम किया जाए। हमारे जिला प्रशासन लोग आते हैं, हमारे नगर निगम पदाधिकारी लोग आते हैं, लेकिन उनको क्या मतलब कि गरीब मर रहा है या लोग मर रहा है। उन लोगों को तो बस अपना काम से, अपना रोटी सेकने से मतलब है। उन लोग को कोई मतलब नहीं है कि कोई आदमी रोड पर मरे या पोखरी में तालाब में मरे। आज ये घटना एक शाहूपोखर की ही नहीं है। शाहूपोखर तो खैर बराबर घटती है घटना। ये घटना तो ये गंडक नदी में भी है। ये गंडक नदी में आए दिन ये घटना होती है, तो क्या वहाँ पर बैरिकेड की भी व्यवस्था नहीं है? लोग सीधे जाते हैं, आर पार जाते हैं, इसमें डूबने के क्रम में मौत हो जाती है। ये कम से कम यहाँ साल भर में 10 लाश यहाँ निकलता था, 100 लाश बूढ़ी गंडक में निकलती है। यहाँ क्या हुआ आज? मतलब कि यहाँ आज अचानक फिर एक आदमी आके तालाब में फिर यहाँ छलांग लगा दिया। ऐसे कारण यहाँ पे डूबने के यहाँ कोई बैरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं है, जिससे कारण लोग बचाव पक्ष भी सोचते हैं कि हम बचाएं कैसे। इसके लेके लोग आदमी घबरा जाते हैं कि इतना गहराई है पोखर में, हम जाए कहीं उसके अनुसार हम भी न डूब जाएं। लोग बचा भी नहीं सकते हैं। यहाँ पहले हम हमेशा बराबर कहते हैं कम से कम गोताखोर की व्यवस्था की जाए। अब जैसे कि यह घटना घट चुकी है, अब हम लोग अब अपने माध्यम से, अब मोहल्ला वासी लोग के माध्यम से, अब यहाँ कम से कम हम चारों बगल, अब यहाँ के अध्यक्ष होने के नाते अब हम अपना कार्यक्रम यहाँ पर करेंगे। अपना साथ चारों बगल रस्सी, बैरिकेड और ट्यूब का व्यवस्था करेंगे, ताकि कम से कम लोग कम से कम ट्यूब पकड़ ले, अपने जान मान की सुरक्षा करे। कोई डूबने आए तो मान लीजिए कि सीधे कोई पकड़ ले, ट्यूब पकड़ ले, रस्सी पकड़ ले। और चारों बगल
साहू पोखर पर चारों बगल गेट बंद रहेगा। अपना पर्ची कटा के लोग 1 रुपया 2 रुपया का पर्ची कटा के अंदर आएगा। कल ही से इसको साहू पोखर में खोज रहे हैं और हमारा ऑपरेशन कल से ही मेरा ही चल रहा था, SDRF की टीम। और अभी जस्ट हमको मालूम हुआ जब डेड बॉडी ऊपर हो गया है, तो हम लोग जस्ट आने ही वाले थे, रास्ते में ही थे, तो डेड बॉडी ऊपर हुआ। हम लोग आए डेड बॉडी को, और ये यहाँ को जो टीम है वो क्या बोलता है, सुरक्षा का जो है वो भी थे। और इसको डेड बॉडी को हमारा SDRF की टीम निकाल के ऊपर किया है। इसको बताया जाता है, जो इनका नाम है, जो मृत्यु हुआ उनका नाम है श्यामल दास और 60 वर्ष उम्र है। इनका भारत माता गली में इनका घर है और इनका बेटा का नाम है चिंटू कुमार। इन्होंने उनको बेटा भी बताया जहाँ टेंशन कल ही से टेंशन में थे और सुबह 5 बजे निकले जब हम जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, और पता नहीं चला था। हमने इस पर क्वेश्चन किया लड़का से कि कब सभी लोग यहाँ जुट गए और आपने क्यों नहीं आए यहाँ साहू पोखर में, तो बोले जो हमको नहीं मालूम था सर जी, हम सोचे जो अस्पताल में गए हैं। तो हमके सारा आदमी को मालूम हो गया, यहाँ का आपको मालूम नहीं है। इसका मतलब इसका आप में भी ये है, कोताही है, तो आप पिताजी को खोजे नहीं। बोले जब हम आज अभी जा रहा था हॉस्पिटल खोजने के लिए, तो हमके कल से ही हल्ला है। मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की क्षेत्र के एक नर्सिंग होम में मरीज की मौत हो जाने के बाद भी आईसीयू में रखे जाने का मामला सामने आया है। महंत मनियारी गांव निवासी गुड्डू महतो ने अपने पुत्र हिमांशु कुमार को इस नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। चिकित्सकों ने लू लगने की बात कही थी। परिजनों ने बताया कि इलाज के दौरान गुड्डू की हालत अधिक बिगड़ गई। बावजूद अस्पताल प्रबंधन उचित राय नहीं दी और बीमार गुड्डू को आईसीयू में भर्ती किए रखा। 24 घंटे के बाद परिजनों को गुड्डू की मौत हो जाने की खबर दी गई। परिजनों का आरोप है कि गुड्डू की बीमारी को लेकर उन लोगों को गुमराह किया गया और 10 से 12 घंटे पहले उसकी मौत हो जाने के बाद भी पैसे ऐंठने के लिए उसे आईसीयू में भर्ती किए रखा। हैरानी वाली बात यह है कि जिस समय परिजनों को गुड्डू का शव सौंपा गया, उसे बांधा गया था, शव का दाह संस्कार करा दिया गया है। ऐसे में बगैर पोस्टमार्टम कुछ भी साबित नहीं हो सकता है। स्थानीय मुखिया अवधेश सहनी ने इस नर्सिंग होम में चल रहे भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने कहा कि अगर परिजनों की ओर से लिखित शिकायत मिलती है तो नर्सिंग होम के खिलाफ जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। मेरा भतीजा है, ठीक है, उसको हमने यहाँ रामनरेश शर्मा का ने इलाज करवाया। उसको खाली सर में दर्द हो रहा था। उसके बाद क्या कहा कि बोला गर्दन दर्द कर रहा है, ये बोले कि इसको बुखार है। उसके बाद यहाँ से डिस्चार्ज किए, हम ले गए क्या कहता है रॉयल हॉस्पिटल कच्ची पक्की चौक पे है, उसमें ले गए। सुबह 8 बजे उसको भर्ती किए। भर्ती करने के बाद उसको पैसा जमा किए 2000 रुपया। उस समय बोले कि आप इलाज शुरू कीजिए, हम पैसा पीछे से जमा कर रहे हैं। उसके बाद इलाज में शुरू किया, हम लोगों को अंदर से बाहर निकाल दिया। इलाज शुरू करने के बाद 10 बजे गए अंदर, वो एकदम बेहोश था। उसके बाद उसको निकाल के आईसीयू में ले गया। फिर पैसा उसको 20,000 रुपया जमा किए, बोला कि पेशेंट ठीक है। उसके बाद किसी को जाने नहीं दिया। उसके बाद 10 बजे रात में गए, पूरा एकदम बेहोश था। 11 बजे रात में पता चला कि वो डेथ हो गया। किसी को गार्ड नहीं जाने दिया। गार्ड के 200 रुपया दिए, तब एगो फोटो खींच के हमको दिया अंदर से। पूरा बेहोश है, इसमें फ़ोटो है मेरे पास। अंदर बेहोश था, बोला कि ठीक है, मरीज ठीक है। उसके बाद सुबह 5 बजे ज़बरदस्ती जब गेट तोड़ के हम गए, तब देखते हैं कि वो मरा हुआ है। मरा होने के बाद उसको क्या कहा कि वेंटिलेटर पर रखे हुआ है, जिंदा है। उसके बाद हम ज़बरदस्ती कहें कि रेफर कीजिए, यहाँ से रेफर करा, ऑक्सीजन लगा दिया। वो एम्बुलेंस में ड्राइवर तक के भाग गया, पूरा हॉस्पिटल खाली हो गया, जो कि कैमरा आप खंगालवा सकते हैं। घटना घट जाने के बाद हमको खबर में आया और ये घटना महंत मनियारी की है। वो हॉस्पिटल जो रॉयल हॉस्पिटल शायद उसका नाम है कच्ची पक्की, उसकी गतिविधि बहुत ज़्यादा गलत है। मान लीजिए कि सामान पेशेंट उसके यहाँ भर्ती हुआ और 24 घंटा के अंदर अगर डेथ करता है और कोई डॉक्यूमेंट जो हॉस्पिटल इशू नहीं करती है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी आदमी दूसरे ड्राइवर को खोज करके लाता है, पूरा हॉस्पिटल बंद करके भाग गया, कुछ न कुछ संदेह तो होता है कि हॉस्पिटल की गतिविधि सही नहीं है। और वो हॉस्पिटल का शिकायत पहले भी रह चुका है। एक सामान्य आदमी उसके यहाँ इलाज कराए, पैसा लगाए, अभी तक उसको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला कि क्या इलाज हुआ नहीं हुआ, मृत्यु प्रमाण पत्र की उसकी स्थिति क्या है। और आनन फानन में हॉस्पिटल द्वारा जो है और कुछ लोगों द्वारा जो है लाश को जल्दी जो है जलवा दिया गया। उगाई की गई है और मैनेज करने के लिए देखिए खेल तो बिल्कुल चल रहा है। आज से 10 दिन पहले ही पूरे जिले में छापेमारी की गई थी। उस छापेमारी में स्पष्ट हो गया कि यहाँ जो भी नर्सिंग होम चाहे छोटा मोटा हॉस्पिटल चल रहा है,
या जांच केंद्र चल रहा है। भयानक पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार है, किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है, ना ही कोई वहाँ जो है सरकार द्वारा जो मापदंड दिया गया है किसी हॉस्पिटल के पास वो नहीं है। वो तो एक जबरन वसूली का अड्डा ही लोग मुजफ्फरपुर जिला कहीं ना कहीं लगता है कि स्वास्थ्य महकमा भी इसमें संलिप्त है। बिल्कुल, जब जिस तरह जो हुआ कि किसी भी आदमी को मरने के बाद कागजी प्रक्रिया होती है, बिना कागजी प्रक्रिया को लाश को जबरदस्ती जलवा देना क्या है, तो तय होता है कि उसमें जो है गड़बड़ी की गई है। हमारे संज्ञान में आया नहीं था, आप लोगों के द्वारा संज्ञान में आया है, इसको मैं देख रहा हूँ, उसको जो भी उचित कार्रवाई होगा उसकी कार्रवाई करता हूँ। रिटर्न कंप्लेन आएगा, मैं जांच तुरंत कराऊंगा। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती जाती रहती है। ये लगातार जांच करने के, जिस तरह PCN PNDT एक्ट पर आया है, कमेटी बनी है जिला स्तर में, उसमें प्रशासन के लोग भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो अब केवल वो अल्ट्रासाउंड का ही नहीं जांच होगा, निजी नर्सिंग होम पर भी बीच बीच में छापा पड़ेगा। जिस तरह के DM साहब भी, हम लोगों से बात हुई तो DM साहब भी कहे कि अब बीच बीच में छापा पड़ते रहेगा, घटना इस तरह की भविष्य में नहीं होनी चाहिए, और उम्मीद है कि छापा पड़ने के बाद में लोगों में भय होगा, इस तरह का नाजायज नहीं होना चाहिए। परिजनों द्वारा वीडियो दिया जा रहा है, उसमें हाथ पैर बांध कर ICU में, ये तो मानवीय बात है, और भी डेड बॉडी पड़ा हुआ है, डेड बॉडी में इसका हाथ पैर बांधने का कोई औचित्य नहीं होता है। जिस तरह फोटो है लगता है कि डेड बॉडी है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन समेत सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की मांग करते हुए बुधवार को गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी संघ ने मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण और प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार ने कहा कि डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता से वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो वह सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाले पेंशन की राशि को बढ़ा देंगे, लेकिन अब सरकार बनने के इतने महीनों बाद भी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई। कहा कि पेंशन की राशि को 2,500 से 3,000 रुपए प्रति माह की जाएगी। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो बिहार के सभी पेंशनधारी, वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन करेंगे। मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीनबंधु क्रांतिकारी, मुखिया संघीय जिलाध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह, मुखिया जितेंद्र भगत, कृष्णा राम, नूरजहां खातून, अजय ठाकुर, इंदल दास ओराई के पूर्व उप प्रमुख विजय सिंह, दीपक कुमार सिंह सहित सैकड़ों पेंशनधारी मौजूद रहे। जी, यहाँ जितने भी विधवा पेंशनधारी हैं उनको यहाँ बुलाकर हम लोग धरना का आंदोलन यहाँ उपस्थित हुए हैं धरना स्थल पे, और जितने भी विकलांगता है, विधवा पेंशन है, सभी को 400 रुपये महज दी जाती है। मैं बिहार सरकार से मांग करती हूँ, भारत सरकार से मांग करती हूँ कि सभी जितने भी वृद्धा पेंशनधारी हैं, विधवा पेंशनधारी हैं, विकलांगता पेंशनधारी को 2500 रुपये का मुआवजा दिया जाए प्रति माह, और 5 लाख का स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाए। बिहार के वृद्ध, विधवा और विकलांगों को बिहार सरकार लाखों की संख्या में भुखमरी का शिकार बना रही है। हम बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इन लोगों का असंतोष, इन लोगों की बददुआ आपके सरकार की आखिरी कील होगी। उप मुख्यमंत्री जी, आपने विधानसभा में 2020 के चुनाव में कहा था कि हमारी सरकार होगी तो हम 1,000 रुपया देंगे। कई महीने आपके सरकार के हो गए और आपने अभी तक कुछ नहीं किया। इस 13 रुपया के रोज से इस गरीब विकलांग विधवाओं का एक खुराक दवा नहीं हो सकता, 2 बिस्कुट और चाय नहीं हो सकता। आप क्या बताना चाहते हैं? हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप में अगर थोड़ी सी भी मानवता है तो आप अविलंब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की तरह, तेलंगाना की तरह इनको 2500 और 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन दीजिए। अन्यथा आप अपने एक बार विधायकों को 1,000 रुपया प्रति माह दे करके देखिए, 2,000 दे करके देखिए कि 2,000 में आपके विधायक कैसे जी लेते हैं। अगर 2,000 में आपके विधायक नहीं जी सकते तो ये गरीब, मजलूम, बेबस, लाचार लोग आपको 400 रुपये में कैसे जी सकते हैं? इनके गरीबी का मजाक उड़ाना नीतीश बाबू बंद करो, वरना इनकी आहें तुमको ले डूबेगी। और नीतीश कुमार जी के साथ साथ तेजस्वी जी, आप युवा हो, आपको मैं इन लाखों बुजुर्गों की तरफ से आपको बताना चाहता हूं कि अगर
जल्द तुमने विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले अगर आपने इन लोगों को 3000 और 2500 नहीं किया और 5 लाख का स्वास्थ्य कार्ड नहीं दिया तो आपकी सरकार को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचाएगी। इतना भीड़ है कि सब लोग आक्रोशित है कि देश के अलग अलग राज्य में 2000, 2500, 3000 रुपया पेंशन दिया जाता है, लेकिन बिहार में बुजुर्ग महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ अन्याय सरकार कर रही है और मात्र 400 रुपया वृद्धा पेंशन दे करके इन लोगों के साथ क्रूर मजाक कर रही है। इसलिए आज गरीब जनता पार्टी की ओर से मुजफ्फरपुर के तमाम पंचायत से, तमाम प्रखंड से सभी वृद्धा पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी, विकलांग लोग एक होकर के और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और हम लोग आपके माध्यम से बिहार सरकार से मांग करते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से पेंशन दिया जा रहा है उसी तरह से बिहार में सम्मानजनक पेंशन 2500 रुपया सभी पेंशनधारियों को दिया जाए। अगर 2500 रुपया पेंशन नहीं दिया जाता है तो हम लोग इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे, जिलावार आंदोलन करके और पटना में चढ़ाई करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन 2500 रुपया वृद्ध पेंशनधारियों का हक अधिकार दिवा कर रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुजफ्फरपुर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सांसद अजय निषाद, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार के साथ बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने योग किया। आम जन भी भाजपा नेताओं के साथ योग करते नजर आए। इस अवसर पर सांसद अजय निषाद ने लोगों के निरोग रहने की कामना की। उन्होंने कहा कि योग हम सबके जीवन में अहम भूमिका अदा करता है और सभी को योग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की और भारत के साथ पूरा विश्व इसे अपनाया। उन्होंने कहा कि योगा के वैज्ञानिक महत्व है, इसके प्रति लोगों को जागरूक होना होगा। और जितने भी ऋषि मुनि थे लगातार निरंतर योग के कारण लंबी उम्र तक जिए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देशवासी ने योग करना शुरू किया और प्रधानमंत्री जी के कारण आप देखे हैं कि योग का प्रसार जो है देश विदेश तक हुआ और प्रधानमंत्री जी के पहल के कारण 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो हम लोग सारे जितने भी हैं जो राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, योग को बढ़ावा देने के लिए आज हम लोग कार्यक्रम करते हैं ताकि योग का प्रचार प्रसार जो है पूरे विश्व में फैले। खासकर युवा वर्ग अगर नियमित रूप से योग करते हैं तो जो मानसिक तनाव है वो दूर कम होगा, उसका डायबिटीज़ बीपी है उस पर भी नियंत्रण रहेगा। तो सामान्य जीवन में अगर रोज़ दिन लोग 40 से 45 मिनट अगर योग के लिए निकालते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बहुत जगह किया गया है, सभी लोग कहीं ना कहीं आज कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर ज़िले का यहाँ जो रंजन जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। सारे जितने भी जनप्रतिनिधि आप देख रहे हैं कि 2 विधायक भी आए हैं, हम भी यहाँ पर हैं और सारे जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं, कार्यकर्तागण हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। योग दिवस पर वैसे तो बुधवार को मुजफ्फरपुर में कई शिविर लगाए गए। सिविल कोर्ट परिसर में विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया। योग अभ्यास के लिए विशेष प्रबंध किए गए। इसमें जजों के साथ साथ वकीलों ने भी भाग लिया। कोर्ट में ये आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने जीवन में योग को अपनाने की जरूरत है। इससे मनुष्य शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहता है और योग करने से कई रोगों से मुक्ति मिल जाती है। अब तो सभी लोगों को सर्वविदित है कि आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो संदेश से ज़्यादा सहभागिता की ज़रूरत है। मेरा संदेश तो यही होगा कि सब लोग अपने जीवन में योग को अपनाएं और इसकी सहभागिता से पूरे देश में शांति और सद्भाव स्थापित करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही है। न्यायालयों में तो हम लोग देख रहे हैं कि मुकदमों का बोझ इसी वजह से बढ़ा है कि आपस में शांति और सद्भाव नहीं है। योग इसको कम करने में, इस शांति सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक होगा। मैं तो लोगों से यही आग्रह करूंगा कि योगाभ्यास के दरमियान कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई, तो उनको अपनाना आमजन के लिए कितना आवश्यक है? बहुत ही ज़रूरी है। मानसिक शांति रहेगी तो कलह अपने आप ही दूर हो जाएगा। अभी जो लोग हम लोगों को प्रशिक्षण देने आए थे उन्होंने एक राजयोग की बात कही, तो मानसिक शांति और मानसिक शांति से फिर कलह का दूर होना, ये सबसे बड़ा इसका प्रभाव होगा और ये बहुत ही सहायक होगा। आज भी यही हुआ है। हम लोगों को भी मानसिक शांति कैसे मिले इसका प्रशिक्षण मिला है, हम लोग इसको आगे जारी रखेंगे। अब शरीर में विकार तरह तरह के हैं तो योग एक बहुत बड़ा
निवारण के रूप में हो सकता है? बिल्कुल, आप जो अंग्रेजी दवाओं के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं, स्वतः निदान करके आपको दवाओं की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, आप स्वतः स्वस्थ रहेंगे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो अपनी आप मेंटल और फिजिकल हीलिंग खुद ही कर लेंगे, ये इसका बहुत बड़ा योगदान है। मुजफ्फरपुर के बरराज थाना क्षेत्र में इन दिनों अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। लगातार घटना होने से इलाके में खौफ का माहौल कायम है। बुधवार की शाम मानपुर गांव के अनिल ठाकुर से बिरहिमा पुल के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर मोबाइल छीन लिया। विरोध करने पर पिस्तौल के बट से सर पर वार कर जख्मी कर दिया। घायल अनिल ठाकुर का इलाज निजी क्लिनिक में कराया गया। घटना के बाद से वे काफी सदमे में हैं। अभी 2 दिन पहले ही मुरारपुर चौक के पास अपराधी पूर्वी चंपारण के एक व्यवसायी को गोली मारकर 60,000 कैश के साथ बाइक और मोबाइल लूट लिया था। घर मानपुर है, उसको देखते हैं वजह फिर हुए पढ़ा के लौट रहे थे घर के पीछे जड़ लगी, नाड़ी जाती है बिरहिमा में आकर उधर करके मोटरसाइकिल से पार्टी से आया और उसका मोबाइल छीन लिया है और विरोध करने पर मार कर बट से घायल कर दिया है। सभी ब्लड से थे, लड़का जो मारा है काला रंग का टी शर्ट पहने हुए था, काला रंग की अपाची गाड़ी थी, नंबर नहीं लिख पाए। इलाज बिरहिमा बाजार पर से कराए हैं। मुजफ्फरपुर में शराब माफिया शराब को खपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम भी उनके मंसूबों पर पानी फेर दे रही है। एक बार फिर उत्पाद विभाग की टीम ने मारीपुर गोबरसही रोड के एक बंद पड़े कुरकुरे के गोदाम में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। साथ ही मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिस जगह से शराब बरामद हुई है उसके ठीक सामने आर्मी कैंटीन है। उत्पाद विभाग की टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मुख्य कारोबारियों की पता लगाने में जुट गई है। जब्त शराब की कीमत लाखों रुपए की आंकी जा रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आमिर। पूर्व शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफियाओं का तरह तरह का हथकंडा जारी रहता है और इनके मंसूबों पर भी पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार पानी फेरती है। इस वक्त हम काजी मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत मारीपुर रोड में मौजूद हैं और ये कुरकुरे का फैक्ट्री है। देख सकते हैं यहाँ पे कुरकुरे बनाया जाता है और इस फैक्ट्री में शराब जो है वहाँ पर स्टॉक करके रखा गया था। तस्वीरें देखिए, इस वक्त छापेमारी चल रही है उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा और भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है और इसके अलावा 2 से 3 लोगों को डिटेन भी किया गया है। मौके से लाखों रुपए कीमत की शराब बरामद की गई। देख सकते हैं तस्वीरों में जो उत्पाद विभाग की टीम है वो लगातार जो जिनको डिटेन किया गया है उससे पूछताछ कर रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, उत्पाद अधीक्षक लगातार जो युवक की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में ये जो माल है वो किसका। उत्पाद अधीक्षक लगातार मॉनिटरिंग सर, ये बड़ी उपलब्धि मानेंगे उत्पाद के लिए सर? अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक, अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। बाद में कल आप लोगों को ब्रीफ दिया जाएगा। कितने लोगों को डिटेन किया गया है सर? 2 लोगों को। सर भारी मात्रा में शराब है वो आप देख रहे हैं। तो बिल्कुल उत्पाद अधीक्षक संजय सिंह को आप सुन सकते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि भारी मात्रा में शराब है और कार्रवाई चल रही है। फिलहाल 2 लोगों को मौके से डिटेन किया गया है। ये माल किसका है उत्पाद विभाग की टीम पता लगाने में जुट चुकी है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर वासियों की प्यास बुझाने के लिए हर घर नल का जल योजना मद में नगर निगम को मिले 42 करोड़ रुपए की लूट हुई है। ऐसा कहना है मेयर निर्मला साहू का। उनका कहना है कि जनता को योजना का लाभ नहीं मिला, लेकिन निजी लाभ लेकर संवेदकों को भुगतान कर दिया गया। इस भ्रष्टाचार की शिकायत की गई, लेकिन किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया। मेयर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराया है और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। नगर निगम सशक्त स्थायी समिति ने भी महापौर के आरोप का समर्थन किया है। समिति के सदस्य राजीव कुमार पंकु का कहना है कि अगर पूरे नगर निगम क्षेत्र में नल जल योजना के तहत काम पूरा हो चुका है तो हर रोज 50 टैंकर पानी कहां जा रहा है, या तो
नल जल योजना में घोटाला हुआ है या फिर 50 टैंकर पानी पहुंचाने के नाम पर निगम में डीजल घोटाला हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी जांच नगर आयुक्त नहीं करती है तो इसे लेकर पूर्व नगर आयुक्त और वर्तमान नगर आयुक्त पर PIL दायर किया जाएगा। पूरे मामले पर नगर आयुक्त नवीन कुमार का कहना है कि जांच टीम का गठन किया गया है, रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी जो सरकार की जो हर घर नल जल योजना है जिससे कि आम जनता इससे पूरा त्रस्त है, अभी हम लोग की जो बैठक हुई थी उसमें स्थायी समिति के सदस्य, सभी वार्ड पार्षदों ने, सभी मेंबर ने और जो अपर सचिव आए थे उनको भी हम लोगों ने इस समस्या से अवगत कराया था। उनको कहा था कि 149 वार्ड तक कहा जा रहा है कि काम पूरा किया गया है, लेकिन ये काम सिर्फ कागज़ पर ही पूरा हुआ है। अगर रियल धरातल पर देखा जाए, अगर ये काम अगर पूरा हुआ रहता था, जनता त्राहिमाम पानी के लिए नहीं करती। हम सरकार की जो करोड़ों की राशि का व्यय हुआ है जिससे आम जनता त्रस्त है। अगर हर घर में जल नल योजना गया हुआ तो इतना टैंकर पानी क्यों जाता है? सिर्फ कागजी ही काम हुआ है, आज धरातल पर कोई भी सही ढंग से काम नहीं हुआ है। तो अपर सचिव जब आए थे उनको भी हम लोगों ने इस समस्या से अवगत उनको कराया था। तो उन्होंने कमेटी गठित करके इस पर जांच का उन्होंने कहा कि जांच करके बताई जाए, लेकिन अभी तक इस पर क्या जांच हुई अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया गया है। इसको लेकर आपने क्या सरकार से मांग की? इसके लिए मैंने सरकार को पास पत्र लिखा है और उन्होंने वहाँ से पत्र का इस पर DM को यहाँ पर कहा, यहाँ पर भेजा है। उन्होंने इस पर कार्रवाई की जाए, इसकी जांच करवाई जाए। घोटाले की बात का भी चर्चा किया गया पत्र में। हाँ, तो अगर घोटाला नहीं है तो ये कागजी काम ही तो सिर्फ हुआ है। कहाँ काम जनता कहाँ इसे मतलब कि जनता परेशान है पानी के कारण, क्यों हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है पानी के लिए। हम लोग 6/2 को फर्स्ट बैठक हुई थी, उसी में हम लोग इस प्रस्ताव को लाए थे कि शहर में जो भी नल जल योजना पर काम चल रहा है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। इसकी जांच करके रिपोर्ट हम लोग को अगले बैठक में दिया जाए। लेकिन 4 महीना बीत गया, अभी तक न तो रिपोर्ट हम लोग के समक्ष लाया गया। 2-3 बैठक में ये प्रस्ताव आया, बोर्ड की बैठक में भी 2 बार ये प्रस्ताव आया कि जल नल में काफ़ी घोटाला है, इसको नगर आयुक्त अपने स्तर से जांच कर सार्वजनिक करें और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। उसके लिए अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित हुई। 6 फरवरी को ही इसका हम लोग अस्थाई समिति से कमेटी बनाने के लिए पारित किए महापौर की अध्यक्षता में, और वो कमेटी बनी भी, जांच भी हुआ, लेकिन कहीं से अभी तक कोई रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिला है। नगर आयुक्त को बार बार कहा गया, अपर मुख्य सचिव भी आए थे, उस समय भी बैठक हुई थी पार्षदों की, उसमें भी सारे पार्षद स्मार्ट सिटी के घोटाले के बारे में और नल जल और जो भी सड़क रोड नाला है, जो मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना, हर घर नल जल योजना था, हर कच्ची गली नली थी, लेकिन आज ये स्थिति है कि नगर निगम लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है। नगर आयुक्त वहाँ पर बैठे हुए हैं, कर्मचारी लूट मचाए हुए हैं, महापौर या जो भी पार्षद कोई कंप्लेन करते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी उसमें भागीदारी लगता है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो कोई भी जांच सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। और अभी आप देखे होइएगा स्मार्ट सिटी की योजना के लिए मुख्य सचिव ही कैंसिल करवाए हैं अभी योजना जो अभी चल रही थी, और अभी जो नाला का भी जो काम था उसमें भी काफ़ी अनियमितता देखी गई थी। तो कहीं ना कहीं नगर आयुक्त इसमें दोषी हैं और वो अपना दोष छुपाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग इस पर नहीं होगा तो हाई कोर्ट में उन पर PIL दायर करेंगे, जिसमें वो ये साबित हो जाएगा कि नगर आयुक्त इसमें दोषी हैं और नेम्ड FIR उन पर होगा। नहीं होगा हम उन पर केस करेंगे। योजनाएं जो है वर्तमान नगर आयुक्त या पूर्व के भी नगर आयुक्त जो मैत्रेय जी थे वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं और उसी का कारण है कि बचाव में ये लगे हुए हैं। बुधवार को नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर प्रीपेड मीटर हटाने और पोस्ट पेड मीटर फिर से लगाने की मांग की। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा का कहना है कि प्रीपेड मीटर लगने के कारण उपभोक्ताओं को काफ़ी बिल देना पड़ रहा है, इससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है।
जिनकी रोजाना की आमदनी 400 से 500 है, उन्हें 200 से 300 रुपए की बिजली बिल भुगतान करनी पड़ रही है। इसलिए उन्होंने प्रमंडलीय आयुक्त को ज्ञापन सौंप प्रीपेड मीटर को अविलंब हटाने की मांग करते हुए गरीब और असहयोग के हित में पोस्टपेड मीटर फिर से लगाने की मांग की है। मौके पर योगेंद्र सिंह शम्मी, बसंत लाल राम, राणा देवी दयाल, मनदीप कुमार रजक सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। जब बढ़ जाता है तो वो पेनल्टी लग जाती है। तो ये कहे, वो टेक्नोक्रेट हैं, वो साइंटिस्ट रहे हैं, कमिश्नर साहब स्वयं और IITian हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने भी पूरी तरह से चेक किया है। अब उन्होंने हम लोगों को स्वतंत्रता दी है कि आप लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन समय लेके पूरी तरह से विचार विमर्श करके अपने टेक्नोक्रेट से समझ के लोगों की शिकायतें सही तरीके से समझ के तब आप आइए। आप लोगों की मीटिंग हम लोग बिजली विभाग के लोगों के साथ ही कराएंगे और वो चीज़ों की बातों का आदान प्रदान होगा, क्या सही क्या गलत है, उन चीज़ों की तह तक हम लोग जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले आप समस्या की तह तक जाइए तब मेरे पास आइए, ऐसे ही मत आइए। हाँ, ऐसे ही मत आइए। और ये प्रीपेड मीटर जो लगाया गया है या देश को जिस तरह से पूरी टेक्नोलाइज किया जा रहा है, उसका ये एक राज्य में चोरी बहुत हो रही थी बिजली की, उस बिजली की चोरी को रोकने के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम लगाया गया है, बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। और इसके मेंटेनेंस में बड़ा खर्चा होता था, मीटर पढ़ने वाले, मीटर को मेंटेन करने वाले वगैरह वगैरह। तो सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये प्रीपेड मीटर लगाया गया। हम लोग उनकी बातों से काफ़ी हद तक संतुष्ट हुए हैं कि हम लोग इस पर पूरी तरह से विचार विमर्श करके और 100, 200, 500 लोगों की शिकायतों को समझ के तब हम लोग दोबारा प्रमंडल गोपाल मीना जी को एक स्मार पत्र देकर नागरिक मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल, जिसमें सरदार जोगिंदर सिंह गंभीर, बसंत कुमार जी, मनदीप कुमार रजक जी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिग्विजय पांडे जी, राणा देवी दयाल जी सहित कई लोग शामिल थे। और करीब आधा घंटा आयुक्त महोदय ने हम लोगों से लंबी बात की। सरदार गंभीर जी से कई प्रश्न पूछे भी और इन्होंने जवाब भी दिया। और उन्होंने कहा कि मैंने 3-4 मीटर अपने ऑफिस में लगाया है और सरकारी कार्यालयों में हमने कलेक्टर को भी आदेश दिया है कि 10 कार्यालय में कम से कम प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर दोनों मीटर लगाए जाए और देखा जाए कि इसमें क्या अंतर आता है। तो कमिश्नर साहब ने सारी बातों को गंभीरता से लिया है और अपनी बातों को भी उन्होंने रखा है कि अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत है तो मैं इसको दूर करूंगा। आप लोग इसका सर्वे करें और फिर हमको बताएं, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ आप लोग भी पूरी तैयारी कीजिए। ठीक है, डेमोक्रेटिक अधिकार है आपका आंदोलन करना, आप शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कीजिए, लेकिन सही तथ्य पर आइए और हमारे पास सही जानकारी लाइए कि किस मीटर में क्या गड़बड़ी है। हमने कहा कि सर ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों मीटर रखा जाए या लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, जो प्रीपेड लगाना चाहते हैं लगाएं, जो पोस्टपेड लगाना चाहते हैं लगाएं। तो वे सरकार से बात करेंगे और हम लोगों ने अपना स्मार पत्र दिया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मुजफ्फरपुर के हमारे जनप्रतिनिधि, हम लोगों ने मुजफ्फरपुर बंद भी किया, लेकिन ना यहाँ का MP, MLA, महापौर, उप महापौर, MLC, राज्य मंत्री, पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री, किसी राजनेता ने किसी भी पार्टी का इस जन आंदोलन का समर्थन नहीं किया। प्रीपेड मीटर अच्छा है या खराब है उसके बारे में एक लाइन बोलना, ये सारे नेता हमारे मौनी बाबा बने हुए हैं। इसलिए नागरिक मोर्चा एक बैठक बुला करके आगामी कार्यक्रम तय करेगी। मुजफ्फरपुर के झापहा CRPF कैंप केंद्रीय विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय 9वीं योगा दिवस पर आयोजित शिविर में शिक्षक, कर्मचारी और बच्चों ने व्रज आसन, सिद्धासन, मत्स्यासन, वक्रासन, गोमुखासन, ब्रह्म मुद्रा, उत्तरासन किया। इस अवसर पर विद्यालय के शारीरिक शिक्षण अरविंद कुमार ने कहा कि 9वें योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। शिविर में विद्यालय के प्राचार्य चंदन कुमार चौधरी, प्रकाश कुमार गुप्ता, शशि रंजन कुमार बागे, कपिल कुमार सिंह, सतीश चौधरी, प्रीतम मिश्रा, ओम प्रकाश, कमोद पाठक, अर्चना, ज्योति रानी, अर्चना भारती, कुमारी मेघा एवं सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे।
बुधवार को मुजफ्फरपुर के आबेदा हाई स्कूल के मैदान में युवा जदयू नेता मोहम्मद इकबाल हुसैन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस दौरान आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश पटेल ने कहा कि देश में 65% आबादी युवाओं की है और केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही है। 2024 में आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर भाजपा सरकार को भगाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने युवाओं के साथ धोखाधड़ी की है, इसे बताने के लिए ही युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पहला उद्देश्य है कि अपने उन नीतीश के सिपाहियों को, नीतीश कुमार की जो सपने जो उन्होंने दिखाए हैं लोगों को, युवा जो उनके रास्ते पे चलते हैं, बिहार में जो भी तरक्की विकास हुआ है, उनको जो मानने वाले लोग हैं उनको एकत्रित करना और उनको एक नई दिशा में ले जाना। चूँकि देश अभी भयावह स्थिति में है, देश में बेरोजगारी का संकट है, देश में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, अमन चैन खतरे में है और भ्रष्टाचारियों का शिकंजा देश पर होता जा रहा है। यौनाचारी, बलात्कारी जैसे अपराधों से घिरे उनके सांसद पे कार्रवाई नहीं होती है। ये देश की अस्मिता का सवाल है कि देश में लोकतंत्र और संविधान कर क्या रहा है। आखिर संविधान खतरे में आया और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग कर क्या रहे हैं। इन सब से उनको आगाह करने आए हैं, उनको बताने आए हैं, जागृत करने आए हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता को लेकर के आप जो देश में विकास तरक्की के रास्ते को ले जाना चाहते हैं और एक तरफ हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और केंद्र में जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी की सरकार है, वो देश में युवाओं को बरगला करके मंदिर, मस्जिद, हिंदी, उर्दू के आधार पे लोगों को बांट करके उनके बीच नफरत पैदा करके देश को गर्त में ले जाना चाहते हैं, उनको बहुत पीछे ढकेलना चाहते हैं और भूल जाते हैं कि ये देश की आज़ादी में किन लोगों का योगदान था। जिन लोगों का योगदान था उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने हमारे जो सिलेबस हैं, जो स्कूलिंग के सबले सिलेबस हैं, उसमें से मुगल काल को आपने हटाया, फ्रीडम फाइटर के काल को हटाया, लोकतंत्र की व्यवस्था को हटाया। फिर आप करना क्या चाहते हैं? क्या ऑपरेशन लोटस और आपके जो कमल का फूल है वही राष्ट्रीय प्रतीक रह के जाएगा? कल आने वाले भविष्य में अपने देश के पुरखों को कैसे याद करेंगे? ये युवाओं का देश है, ये हमारा देश है और हमारा देश जब खराब होगा और ख़त्म होगा और देश की स्थिति जब खराब होगी, देश में चाइना आज घुस करके हमारे अंदर गांव बसा रहा है। आप कर क्या रहे हैं? आप आए थे राष्ट्रवाद के नाम पे, आप आए थे रोजगार के सवाल पर, आप आए थे देश में अमन चैन के सवाल पर, देश में आए थे कि तेल का दाम घटेगा, 40 रुपये होगा और तेल का दाम आज 110 रुपये हो गया। सिलेंडर 400 रुपये के आसपास से होकर के आज 1200-1300 रुपये हो गया और उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। इन सब सवालों को लेकर युवाओं को और यहाँ पे आगाह करने आए हैं। जो योजना उनके जो सोच थी उसको ख़त्म किया गया, हम लोग अलग हुए। जब हम महागठबंधन में जाते हैं तो हमारे सहयोगी पार्टियों के साथ दुर्व्यवहार करके उनको ईडी, सीबीआई, सीआईडी सब चीज़ लगा देते हैं, रात दिन परेशान कर देते हैं और तमाम मीडिया चैनलों में ये चलाते हैं कि इतने भ्रष्ट हैं। और जैसे हम सरकार से अलग हुए, इस बार बंद कर दिया आपने। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप सीडी, ईडी, ईबीआई भेजते हैं तो उसमें क्या मिलता है? जनता को बताइए, कब तक रिपोर्ट आपके सामने खुलेगा ये बताइए। ये काम नहीं करते और आप लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। और हमारे नेता कभी भी किसी के साथ गठबंधन में गए हैं और वो हमारे साथ सरकार में नेता नहीं बदले हैं, वो आकर के बदले हैं। हमारा 7 निश्चय था, 7 निश्चय 2 आया, उनके नीति सिद्धांत, कम्युनलिज्म, क्राइम और करप्शन, ये चीज़ों पे हमने कंट्रोल किया। ये 3C जो हमारे मुख्यमंत्री जी को मेन लक्ष्य है उस पर काम हो। और देश में आज जो विपक्षी एकता की लहर बनी है, आज जो परसों जो हमारे यहाँ बैठक होगी पटना में, पूरे देश के जितने विपक्षी के लोग हैं, विभिन्न पार्टियाँ आ रही हैं और ये पहली बार होगा कि इतनी बड़ी तादाद में जो 63% आबादी वाले जो वोटर थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध किया पिछले चुनाव में 2019 में, जो 63% वोटर जो पार्टियों में बटा, उन पार्टियों को एकजुट कर करके हम देश के जो तानाशाह उनके खिलाफ लड़ेंगे। बुधवार को मुजफ्फरपुर के नया टोला स्थित थियोसोफिकल लॉज सभागार में हिंदी साहित्य सम्मेलन, जागृति संस्थान, नागरिक मोर्चा, नवयुवक समिति ट्रस्ट, वरीय नागरिक सेवा संस्थान एवं सिया दामोदर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय दामोदर प्रसाद सिंह की 19वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर उपस्थित पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, देवव्रत अकेला सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वक्ताओं ने कहा कि दामोदर प्रसाद सिंह नव जागरण के अग्रदूत, क्रांति के उद्घोषक, सामाजिक न्याय के प्रेरणा स्रोत एवं युवा चेतना के सशक्त जन जन तक पहुंचाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी एवं किसान नेता थे। मौके पर बिहार विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त हिंदी विभागाध्यक्ष राम प्रवेश सिंह, हरिकिशोर प्रसाद सिंह, मोहन प्रसाद सिन्हा, सविता राज, मधुमंगल ठाकुर, रामचंद्र सिंह, प्रेम कुमार वर्मा, रमेश प्रसाद, डॉक्टर उषा किरण श्रीवास्तव सहित दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे। कुछ
आज हमारे पिताश्री स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी एवं किसान नेता स्मृति शेष दामोदर प्रसाद सिंह की 19वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों की मैं सराहना करता हूं। वे गरीबों के मसीहा थे, साथ ही वे दीन दुखियों के दुख दर्द में हमेशा सहयोगी रहे। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अहम भूमिका निभाई। सरैया ब्लॉक के निर्माण के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन तक दी। साथ ही क्षेत्र में राजकीय चिकित्सालय, सरैया मुख्यालय में राजकीय चिकित्सालय एवं शिक्षण संस्थाओं के स्थापना हेतु उनकी भूमिका अहम रही। हमारे पिताश्री स्मृति शेष दामोदर बाबू का जन्म सरैया प्रखंड के मनिकपुर गांव में सन 1914 को 15 फरवरी को हुआ था। साथ ही उनका निधन अचानक एक शादी समारोह में हो गया। वह हुआ था 20 जून 2004 को। दामोदर बाबू का जन्म सरैया प्रखंड अंतर्गत मनिकपुर गांव के पंडित सूर्यदेव प्रसाद शर्मा जी के परिवार में हुआ था। उनके पुत्र के रूप में हुआ था। उनका जीवन काफ़ी सार्थक था और उनको लोग हृदय से सम्मान देते थे। मैं उनके कार्यों की प्रशंसा करता हूं। साथ ही इस अवसर पर पधारे सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मंगलवार को मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड में स्टील बर्ड हाईटेक इंडिया लिमिटेड के एक्सक्लूसिव शोरूम महावीर एक्सेसरीज का उद्घाटन आम आदमी पार्टी के नेता हेम नारायण विश्वकर्मा ने फीता काट कर किया। मुजफ्फरपुर में स्टील बर्ड का यह पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है जहां हेलमेट और साइड बॉक्स और अन्य राइडिंग एक्सेसरीज उपलब्ध है। महावीर एक्सेसरीज के प्रोप्राइटर राकेश कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर में इन दिनों युवाओं के पास सुपर बाइक और बहुत सारी ट्रेंडी बाइक्स हैं। इन बाइक्स को राइड करने के लिए जिस प्रकार के हेलमेट चाहिए वैसे हेलमेट सिर्फ स्टील बर्ड ही बनाती है। पहले स्टील बर्ड के हेलमेट के लिए राइडर को महानगरों में जाना पड़ता था, पर अब उन्हें अमर सिनेमा रोड स्टील बर्ड के पहले एक्सक्लूसिव शोरूम में सारे हेलमेट और साइड बॉक्स मुहैया कराए जाएंगे। यहां स्टील बर्ड के हेलमेट, साइड बॉक्स और अन्य संबद्ध उत्पादों की विशेष रेंज उपलब्ध है। राकेश शर्मा जी ने बहुत अच्छे ढंग से स्टील बर्ड हेलमेट का शोरूम का उद्घाटन हमसे कराया। इनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इनको शुभकामना देता हूं कि आने वाले समय में ग्राहकों की संतुष्टि करें और अच्छे ब्रांडिंग को लोगों तक पहुंचाएं। कई तरह का माध्यम है, प्रचार का माध्यम है, आपके जैसे आपके चैनल के द्वारा, चाहे और भी चैनल के द्वारा, अखबार के द्वारा स्टील बर्ड का बारे में बताएं विस्तार से। स्टील बर्ड सही में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, बहुत बढ़िया सेफ्टी देती है हेलमेट की दुनिया में, जाना पहचाना नाम है। तो मैं इनको शुभकामना देता हूँ बहुत बहुत। सर, ये स्टील बर्ड का मुजफ्फरपुर का पहला शोरूम का उद्घाटन हुआ है आज, जो कि मुजफ्फरपुर अमर सिनेमा रोड में हुआ। महावीर एक्सेसरीज, जहाँ पे हर टाइप का आपको कलेक्शन मिल जाएगा। हेलमेट डबल ग्लास, सिंगल ग्लास, लेडीज़ का कलेक्शन, जेंट्स का कलेक्शन। ये वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, इसका हर जगह आपको हेलमेट मिल जाएगा। ये मुजफ्फरपुर का पहला शोरूम हुआ जहाँ पे आपको हर टाइप का 750 से लेके आपको 5000 तक का हेलमेट आपको अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएगा। हर कलर, हर चीज़ में आपको राइडर से लेके हर चीज़ का रेंज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और जो डिस्काउंट होगा अभी 1 मंथ आपको 20% का डिस्काउंट यहाँ चल रहा है। ठीक है, ये अमर सिनेमा रोड, महावीर एक्सेसरीज, मोनार्च गार्डन मार्केट। मुजफ्फरपुर के बेला रोड स्थित पीएनएम मॉल की ओर से ग्राहकों की सुविधा के लिए फ्री ई रिक्शा सर्विस की शुरुआत की गई है। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर इस फ्री ई रिक्शा सुविधा की शुरुआत की है। ग्राहकों को मिठनपुरा चौक पर काफ़ी देर तक ऑटो का इंतजार करना पड़ता है। मॉल प्रबंधन ने ग्राहकों की परेशानी को देखते हुए इस सुविधा की शुरुआत की है। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने इस पहल की सराहना की और उन्होंने कहा कि अब मॉल तक पहुंचने में ग्राहकों को काफ़ी सहूलियत होगी। पीएनएम मॉल के हेड प्रियरंजन ने बताया कि ग्राहकों को हो रही परेशानी को देखते हुए इस सुविधा की शुरुआत की गई है। अभी
सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक 2 ई-रिक्शा ग्राहकों को मिठनपुरा चौक से मॉल और मॉल से मिठनपुरा चौक तक लाया जाया करेगी। आगे ग्राहकों की प्रतिक्रिया के हिसाब से इनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि पीएनएम मॉल अपने मुजफ्फरपुर शहर का सबसे बड़ा मॉल है, जहां कई ब्रांड के शोरूम के साथ साथ विश्व स्तरीय सुविधाएं भी उपलब्ध है। आम नागरिकों को जिसको मॉल जाना है उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। रात्रि में खासकर टेम्पो के अभाव में लोग जाना आना पसंद नहीं करते थे, तो मॉल के व्यवस्थापकों ने फ्री सेवा शुरू की है, जिससे कि यहाँ से मॉल तक पहुँचाया जा सके, मॉल से फिर मिठनपुरा चौक पर ला के छोड़ा जा सके। और बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसके लिए बहुत धन्यवाद है व्यवस्थापकों को, और हमको लगता है इसका जनता फ़ायदा उठाएगी और फ्री सर्विस यहाँ से मॉल तक और मॉल से यहाँ तक चलेगा। निश्चित तौर पर हम धन्यवाद देंगे व्यवस्थापकों को कि सुविधा का अंबार लगा रहे, सुविधाएं बढ़ती जाए, जिससे कि आम आदमी को आने में दिक्कत नहीं हो। मुजफ्फरपुर वासियों के लिए हमने आज एक फ्री ऑटो टोटो सर्विस शुरू किया है, जो मिठनपुरा चौक से पीएनएम मॉल तक लेके जाएंगे और उनको वापस मिठनपुरा चौक हम लोग छोड़ेंगे। ये सुविधा किया है हमने सो दैट कि हमारे दिन भर जो यहाँ पे लोगों को गर्मी में परेशानी होती है मिठनपुरा चौक से मॉल आने के लिए, वो हम ग्राहकों की सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए वो मॉल तक पहुँच सकें और उस सुविधा का आनंद उठा सकें। और ये सारी सेवा निःशुल्क है। कब से कब तक ये समय दिया? ये सुबह हम लोग 11 बजे शुरू करेंगे और रात 10 बजे तक ये सुविधा जो है मिलेगी पब्लिक को, और ये निःशुल्क सेवा है मॉल की तरफ से। मॉल की तरफ से कितने टेम्पो निकाला गया? अभी हमने 2 ऑटो शुरू किया है और जैसा रिस्पांस मिलेगा तो फिर हम लोग उसको बढ़ाएंगे भी, लेकिन अभी ये सेवा चालू रहेगी पब्लिक के लिए निःशुल्क मिठनपुरा चौक से पीएनएम मॉल तक, और वापस हम लोग मिठनपुरा चौक उनको छोड़ेंगे। मुजफ्फरपुर के चाइल्ड सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जुरन छपरा के एक अस्पताल में जन्मजात विकृतियों के विषय में मेडिकल नर्सों को जानकारियां दी और विभिन्न परेशानियों का निदान भी बताया। डॉक्टर अजय ने बताया कि बच्चे के माथा का टेढ़ा होना, होठों की बनावट में गड़बड़ी के अलावे बहुत ऐसी जन्मजात शारीरिक विकृतियां होती है जो शरीर के अंदरूनी हिस्से से जुड़ी होती है, जिन्हें लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। इसे सर्जरी कर ठीक किया जा सकता है। कभी कभी नवजात शिशुओं में ऐसे लक्षण तुरंत नहीं दिखते हैं और वो उम्र के साथ दिखना शुरू होते हैं। अमूमन बच्चों के जन्म के समय से 5 वर्ष की अवधि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जिनमें अगर इन विकृतियों को पहचाना नहीं गया तो यह बच्चे के मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। डॉक्टर अजय ने कहा कि जन्मजात विकृतियों का संबंध सीधा गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के दिनचर्या से जुड़ा होता है, जिनमें उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का स्तर मायने रखता है। काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे मैं हर बार बताना चाहता हूं कि नए जो जन्म लिए हुए बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, उनका पहले 48 घंटे में एक कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो जन्मजात विकृतियां होती हैं, जो कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशंस होते हैं, उनका शुरुआत में पता नहीं चलता है, या फिर वो ऐसी विकृतियां रहती हैं जिनका कि हम लोग आंखों से तुरंत देखकर नहीं बता सकते हैं। जैसे जो जन्मजात विकृतियां हैं, जैसे कटे हुए होंठ, तालू, लैट्रिन के रास्ते का ना होना, या फिर उंगलियों का ज़्यादा होना, पैरों का टेढ़ा होना, ये सब चीज़ें हम लोग को एक बार देख के पता चलता है। लेकिन कुछ जो विकृतियां हैं जो कि समय के साथ पता चलता है, जैसे आंतों का पूर्ण रूप से नहीं बनना, जैसे इंटेस्टिनल एट्रेशिया, या फिर इस तरह की बीमारियां जैसे कि कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेज जो कि बाद में मैनिफेस्ट करती हैं, बाद में अपने रूप में दिखाती हैं, या फिर उनके कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं। इन चीज़ों को एक कॉम्प्रिहेंसिव जांच करने से कुछ हमें आइडिया लगेगा, ताकि हम लोग बच्चों का संपूर्ण रूप से इलाज करेंगे। जैसे ही बच्चे जन्मते हैं तो जन्म के बाद बच्चों के जो शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं वो एक तरीके से मोटा मोटी पूरी तरीके से उसको जांच करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा अगर बाहर जन्मा है और बच्चे के डॉक्टर को नहीं दिखाया है, तो जन्म के बाद मैं ये एम्फेसिस देना चाहूँगा कि बच्चों के डॉक्टर से दिखाएं, उनका एक कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कराएं, ताकि आगे फ्यूचर में, भविष्य में जाकर बच्चों को कोई हमें सरप्राइज ना मिले, या फिर उनका इलाज अगर कोई विकृति है तो उसका इलाज समय के साथ हो जाए।
आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डीएन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।